48 घंटे, ये 48 घंटे बहुत अहम है। 48 घंटे बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है, एक बड़ा फैसला आने वाला है। एशिया में हलचल तेज है, मिडिल ईस्ट में हलचल तेज है, अमेरिका से लेकर रशिया, चाइना, सब जगह हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं, तो चीन और रूस गाजा की जंग में फिलिस्तीनियों की हिमायत में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको आज जरा हम एक यहां मैप दिखाते हैं। ये दुनिया का मैप है, ये दुनिया के नक्शे पर हमने आपके लिए ग्राफिक रिपोर्ट तैयार की है। इस ग्राफिकल रिपोर्ट को आप समझिए, आपको समझ में आएगा। 48 घंटे 1 मिनट 55 सेकेंड 54 सेकेंड, ये टिक 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 टिक, ये समय की घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये गाजा की किस्मत की टिक टिक आप कह सकते हैं। और फैसला बहुत बड़ा होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच चुके हैं, जिनपिंग के साथ उनकी एक अहम मीटिंग है। दोनों अमेरिका विरोधी हैं, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को सपोर्ट देने और अमेरिका को साधने के लिए दोनों कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल जा रहे हैं, उसके बाद वो जॉर्डन जाएंगे। जॉर्डन में एक समिट है। हमास के खिलाफ इस युद्ध में बाइडेन एक बड़ा कूटनीतिक फैसला ले सकते हैं क्या? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया है। खामेनेई ने कहा है कि इजराइल अगर नहीं रुका तो दुनिया के मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। उधर ईरान के ही विदेश मंत्री ने कहा कि अगर गाजा पर गिर रहे बम नहीं रुके तो ये बम ईरान पर आएंगे। तो क्या ईरान ने फैसला कर लिया है कि वो इस युद्ध में कूदेगा? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। मुस्लिम देशों को यह फैसला करना है कि नए युद्ध, इस युद्ध में ये जो युद्ध है, ये युद्ध आतंक के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ है। अमेरिका के टॉप कमांडर इजराइल पहुंचे हैं, वो वहां सैन्य तैयारियों पर मंथन कर सकते हैं। वो ये फैसला कर सकते हैं कि इजराइल को और सैन्य मदद कैसे दी जाए। और समंदर से लेकर जमीन तक युद्ध लड़ने में माहिर यूएस मरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स इवैक्यूएशन का जहाज लेकर इजराइल पहुंच गई है। क्या बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई अगली कार्रवाई अगले 48 घंटों में देखने को मिल सकती है? और इन सबसे बड़ा फैसला तो इजराइल का है, और वो फैसला है गाजा पर लगातार कार्रवाई का। इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह एक्शन नहीं रुकेगा, आसमान से लेकर जमीन से हो रहे हमले नहीं रुकेंगे। और इस बीच आईडीएफ के चीफ का बयान कि जो लोग सोच भी नहीं सकते हम वो करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। तो घड़ी की ये टिक टिक 48 घंटे से भी अब कम समय का वक्त बचा है। ये समय गाजा की किस्मत तय कर देगा। आने वाले समय में इस युद्ध की दशा और दिशा तय कर देगा। इसी बीच बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजरायली विमान गाजा पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं, इजराइल के विमान किस तरह से गाजा पर बमबारी कर रहे हैं, यह आप देखिए। गाजा पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल की सेना ने राफा क्रॉसिंग को बम में उड़ा दिया। राफा बॉर्डर के रास्ते में ही मिस्र गाजा तक मदद पहुंचा रहा है। और देखिए कैसे इजराइल के सैनिकों ने या इजराइल की फोर्सेस ने इस राफा क्रॉसिंग को उड़ा दिया। ये आपके सामने है, ये युद्ध की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये विस्फोटक तस्वीर आप देखिए कैसे इजराइल ने राफा क्रॉसिंग को उड़ा दिया। ये विध्वंसक तस्वीरें बता रही हैं कि लड़ाई कितनी ज्यादा खतरनाक हो रही है। इजराइल की सेना ने राफा क्रॉसिंग को बम से उड़ा दिया। इसी बीच एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। गाजा पट्टी में जंग और प्रचंड हो गई है। यह ताजा वीडियो हमास के रॉकेट का दिखाता हूं मैं। हमास लड़ाकों ने इजरायली फोर्स पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। वो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, हमास के हमले की तस्वीरें। कैसे ये 48 घंटे बहुत अहम है, आज इसी पर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये हमास का हमला। हमास अभी भी नहीं रुक रहा है। हमास के लड़ाकों ने कैसे ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। हमास के लड़ाकों ने ये ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं, ये उसकी तस्वीरें। गाजा पट्टी में हमास के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। हमास ने इजरायली ठिकाने पर रॉकेट अटैक किया, लेकिन इजराइल ने उसे इंटरसेप्ट कर दिया। और उसके बाद ये हमास के हमले की एक और तस्वीर सामने आई। इजराइल ने कैसे उसको इंटरसेप्ट किया है, ये तस्वीरें देखिए। आसमान में ही उस हमास के रॉकेट को आयरन डोम ने कैसे नेस्तनाबूद कर दिया, ये उसकी तस्वीर है। उधर इजराइल के तेल अवीव में हवाई हमले का सायरन बज रहा है। अभी भी रह कर वहां पर सायरन बज रहा है। हमास के रॉकेट अभी भी वहां पर आते दिख रहे हैं। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीरें हैं। हमास के रॉकेट रुक नहीं रहे हैं, हमास का हमला रुक नहीं रहा है।
ये हमास के हमले की तस्वीरें, तेल अवीव में सायरन कैसे बज रहे हैं उसकी आवाज। और मेरे साथ मेजर जनरल ए के सिवा जुड़ चुके हैं आज डिफेंस एक्सपर्ट दीपक वोरा हैं, पूर्व राजदूत हैं और हमें बताएंगे आज कि कैसे हम ये अमेरिका और इजराइल और इन सब देशों के जो ये इतनी ज्यादा इस वक्त हलचल है उसको कैसे देखें। प्रोफेसर राजन कुमार हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और प्रोफेसर राजन कुमार से हम बात करेंगे कि कैसे रूस और चीन जो इतना एक्टिव है इसको कैसे देखें। और मिडिल ईस्ट से ही प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमें बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम देश जो इस वक्त मंथन कर रहे हैं उसको कैसे देखें। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा दीपक जी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बस पहुंचने वाले हैं, जॉर्डन भी जाएंगे वो। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये दौरा बीच वॉर में, ये 48 घंटे क्या इसीलिए माने कि इन्हीं 48 घंटों में उनका दौरा है और ये बहुत अहम होने वाला है? आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप मौका देते हैं आपसे सीखने का, और बाकी जो आपके पैनल पर लोग हैं उनसे सीखता हूँ। बड़े प्रोफेसर साहब तो मेरे साथ खड़े हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। जनरल सिवाच भी आएंगे, प्रोफेसर दाऊदी भी आएंगे। आपने कहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं, जो बुढ़न साहब, बुढ़न कहता हूँ, बुढ़ा है बाइडेन साहब, ये यूक्रेन भी गए थे, याद है आपको? और जब ये यूक्रेन गए थे, एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट होता है कि अमेरिका जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है, आज आप जितना मर्जी कह लीजिए कमजोर है, ये नहीं है वो नहीं है, स्टिल नंबर 1। जब वो वहां जाते हैं तो इसका एक स्टेटमेंट है कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने ये कहा था और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कि जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या इजराइल से कहा है कि टाइगर सोल्यूशन, यहाँ का 2 स्टेट का जो आइडिया था, जो 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था, उनकी भी धरती आपकी भी धरती, तो गाजा पर आप कब्जा मत करो, नहीं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा विश्व समुदाय को बताना कि भाई देखो ये जो कुछ कर रहे हैं ये असली, ये सही है कि नहीं सही है। सो ये उसका पर्पस है। जॉर्डन क्यों जा रहा है सर, ये तो आप खुद जानते हैं। 67 वॉर के बाद कितने लाख पैलेस्टीनियंस पहुंच गए थे जॉर्डन में, और उस समय जॉर्डन के शहंशाह ने कहा था डार्लिंग लोग आ जाओ मेरे पास, और फिर ये पहुंच के बोले शहंशाह आउट, अब हम चलाएंगे। फिर उसने अपनी फौज को कहा इनको बाहर निकाल दो। तो जॉर्डन को भी स्टेबलाइज करना है कि तू बीच में मत कूदने की कोशिश कर, नहीं तो तेरी भी पिटाई होगी। और फाइनली ईरान, वो अरब देश नहीं है सर। इजराइल हमास की जंग के पुतिन पहुंच चुके हैं जिनपिंग से मिलने, पुतिन चीन पहुंच चुके हैं, बीजिंग पहुंच चुके हैं और उनका औपचारिक स्वागत हुआ है। ये तस्वीरें उनका औपचारिक स्वागत की, राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग का एक फोटो सेशन भी हुआ है। ये बीच इजराइल जंग के चीन दौरे पर पुतिन गए हैं और इसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। पुतिन जिस तरह से यहां पर पहुंचे हैं, गाजा युद्ध में पुतिन का रोल क्या है, यह बहुत अहम है। देखिए गाजा युद्ध में पुतिन का रोल, ये एक बड़ा यहां पर एक ग्राफिक रिपोर्ट है हमारे पास, अगर तैयार हो तो पीसीआर मुझे दीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसके मायने आपको समझने पड़ेंगे, तब आप ये पूरा जो हमने आपके सामने एक वर्ल्ड सिनेरियो रखा था उसको आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे कहां से क्या। देखिए पुतिन जब यहां पर पहुंचे हैं तो क्या उनका रोल यहां पर बड़ा हो रहा है। एंटी अमेरिका ब्लॉक का जो है रोल, उसमें तो पुतिन का रोल बड़ा है, लेकिन क्या इजराइल युद्ध में भी उनका रोल बड़ा हो रहा है। उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर बात की और रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि ये उनको युद्ध रोकना चाहिए। गाजा युद्ध पर जिनपिंग से बात की, फिलिस्तीन की पैरवी की उन्होंने इस बातचीत में। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल को चुनौती ये भी वो दे रहे हैं लगातार। तो गाजा युद्ध में पुतिन का रोल इन 4 चीजों में दिखता है। लेकिन फिर अभी ईरान का जिक्र आया था, उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर की एक बड़ी धमकी सामने आई है, बहुत बड़ी धमकी दी है यहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने। आयतुल्लाह खामनेई ने धमकी दी है, मुस्लिमों को कोई नहीं रोक पाएगा। खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर है इजराइल के, इजरायली अपराध जारी रहे तो कोई नहीं रोक पाएगा, यह कहा खामनेई ने। इजरायली अपराध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, यह कहते हुए खामनेई। देखिए 2 खबरें, एक तरफ पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात, दूसरी तरफ खामनेई की धमकी। जल्दी से पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर प्रोफेसर राजन कुमार से बात करते हैं और जैसे ही हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे ईरान पे बात करेंगे। प्रोफेसर राजन कुमार, पुतिन और जिनपिंग की इस मीटिंग को इस वॉर के हिसाब से आप कितना अहम देखते हैं अगले 48 घंटों के लिए?
देखिए, ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिल्कुल वॉर के समय में ये मीटिंग हुई है और चीन का जो स्टेटमेंट आया है उसमें चीन ने बहुत ही क्लियरली एक तरह से इजराइल को धमकाने की कोशिश किया, जहाँ पे बोला है कि अपना जो आपका सेल्फ जो डिफेंस का लिमिट है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं और आप सिविलियन पे गाजा में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने चीन का एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जहाँ पर कि ओपनली वो कंडेम करता हो या जो भी वायलेंस हुआ है हमास को। तो चीन ने अपना साइड लेना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन आप जानते हैं कि वहाँ पे ईरान से काफ़ी करीब है। पैलेस्टीन इशू पे चीन का पुराना सपोर्ट रहा है और रूस का तो काफ़ी पुराना पैलेस्टीन इशू पे पैलेस्टीन को सपोर्ट रहा है। और चूंकि ईरान अभी हमास को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान को भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है। सीरिया में आप जानते हैं कि रूस ने किस ढंग से रोल प्ले किया था और ईरान ने किस ढंग से रोल प्ले किया था। इन सारे चीज़ों को देखें तो अभी का जो विश्व है एक तरह से विभाजित होता आपको नजर आ रहा है, जिसमें लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारी इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रहा है, क्या ईरान इस जंग में कूदेगा? प्रोफेसर दाऊदी, आप बताइए, आप तो ईरान के बिल्कुल नजदीक से हैं, बताइए ईरान आएगा इस वॉर में? देखें गौरव भाई, सबसे पहले बताऊं कि अभी इमीडिएटली ये कहना मुश्किल है कि ईरान इस जंग में आएगा कि नहीं, क्योंकि पहली कोशिश जो हो रही है मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखी और पुरानी तमाम चीज़ों को भी अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा जो तरीके लग रहे हैं वो डी एस्केलेशन में है। लेकिन अभी जब पहले तो ये देखें कि हमास की तरफ से जो अटैक हुआ उसने सिचुएशन को बहुत सीवियर किया। उससे ज़्यादा जब ये हो गया जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस बात को कह दिया कि हम किसी रूल्स को नहीं मानेंगे और पूरी तरह से वहाँ पे जी जो अटैक करने लग गए और इसमें जो तमाम जो तबाही मचने लगी, तो इस बेस पे लोगों को इस चीज को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि क्या ये यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन पहली कोशिश जो हो रही है वो डी एस्केलेशन की होगी, लेकिन अगर आगे चीजें और बढ़ेंगी आप कह रहे हैं डी एस्केलेशन की कोशिश हो रही है, खामनेई कह रहे हैं कि इजराइल नहीं रुका तो मुस्लिमों को कोई रोक नहीं पाएगा। ये कौन सा डी एस्केलेशन है? वो कह रहे हैं कि यहां पर अब मुस्लिमों को और जो रेजिडेंस फोर्स है उनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये कौन सा डीएस्केलेशन है? इजराइल ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भाई तो अगर गाजा पर बम नहीं रुके तो ये गाजा पर बम ईरान पर बम आएंगे। मैं ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप सभी लोगों मेरे साथ रहिए। मैं अपने दर्शकों के लिए ग्राफिकल रिपोर्ट लेकर आया हूं। इजराइल के साथ अमेरिका है तो हमास के साथ ईरान, ये तमाम जानकार कह रहे हैं। ईरान ने तो इजराइल पर हमले का इशारा भी किया है। ये ग्राफिक्स देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने बेहद कड़े लहजे में कहा है कि फिलिस्तीनियों पर जुल्म जारी रहा तो मुसलमानों का सामना कोई नहीं कर सकता। ईरान के विदेश मंत्री ने तो गाजा में हमले जारी रहने की सूरत में इजराइल के खिलाफ कई मोर्चों से घेरने की चेतावनी दे दी है। और जल्दी इसके अलावा भी मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट दिखाऊं आपको और फिर आपसे बात करता हूं। हमारे साथ ऊपर डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, जनरल सिवाच, उनसे भी बात करूंगा कि वो एज डिफेंस एक्सपर्ट इन सब चीजों को कैसे समाप्त करते हैं। लेकिन ईरान, चीन, पुतिन, इन सब का रोल धीरे धीरे इस जंग में बढ़ता ही जा रहा है। गाजा की जंग में ईरान ने इजराइल को धमकी दी है तो जर्मनी ने इस पर पलटवार किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ईरान और लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह को युद्ध से दूर रहने की नसीहत दी है। जर्मन चांसलर मिस्र और इजराइल का दौरा भी करने वाले हैं, तो यूरोप भी यहां पर आ चुका है। ये देखिए, मेरे साथ जनरल सिवाच है यहां पर। जनरल सिवाच, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये ओलाफ शोल्ज की चेतावनी हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहां पर क्या उन्होंने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है, लेकिन लेबनान बहुत एक्टिव हो चुका है। हिजबुल्लाह को यहां चेतावनी, ईरान की तरफ से अली खामनेई की चेतावनी। इन दोनों पर एज डिफेंस एक्सपर्ट आप किसको ज्यादा सीवियर मानते हैं? देखो, सच्चाई ये है कि जब ये लड़ाई होगी इसमें कोई शक नहीं। अभी जो बेसिकली इजराइल टाइम क्यों कर रहा है ज़्यादा, उसको दो चीज़ें चाहिए। एक तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि जो उसके होस्टेजेस बनाए हैं उस पर कोई क्लैरिटी आए, क्योंकि अगर होस्टेज मारे गए तो बहुत बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए। और दूसरा ये है, ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अंदर जितनी भी ज़्यादा खबर हासिल करे दुश्मन के बारे में ज़रूरी है, क्योंकि ये अटैक होगा, ये होगा टनल डिफेंस के ऊपर अटैक, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इस बार इजराइल फेल नहीं होना चाहता, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाना चाहता है। मगर ये सोचना कि ये लड़ाई नहीं होगी, आई डोंट थिंक ये ठीक है। ये अप्रिसिएशन सोचनी चाहिए। अगर हम हमास का खात्मा करना है, बाइडेन का दौरा क्या ये लड़ाई का सिग्नल होगा क्या? हाँ, देखो, यही मैं कहने की सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमास को अगर आपने डेसिमेट करना है तो आपको गाजा पट्टी पे जाना ही पड़ेगा और गाजा पट्टी में जाके अटैक करना ही पड़ेगा और ग्राउंड ट्रूप जाएंगे। और उस आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड ट्रूप्स, ये
जो इस वक्त हमारे पास हैं, ये ग्राउंड ट्रूप्स आगे बढ़ेंगी, ये ग्राउंड ट्रूप्स आगे बढ़ेंगी, ये टैंक्स आगे बढ़ेंगे, ये आर्मर्ड व्हीकल ऐसे गाजा में एंटर कर जाएंगे। ऑलरेडी क्या स्पेशल फोर्सेज जो है वो माने कि एंटर कर चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल कर चुके हैं। अब क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ एक्शन, पहले एयर पावर जो है वो इसके ऊपर हमला करेगी, एयर पावर से आप सोपरिंग अप करेंगे, रॉकेट्स मिसाइल डालेंगे, फिर आर्टी फायर होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा आर्टी फायर इस पे, क्योंकि ये याद रखना चाहिए हमें, जो हमास की डिफेंसेज हैं वो टनल में हैं और वो बिल्टअप एरिया के नीचे हैं, और बिल्टअप एरिया में वहाँ पर सिविलियंस हैं, तो कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। इसीलिए इजराइल बार बार कह रहा है कि सिविलियन वहाँ से चले जाएं। इजराइल नहीं चाहता कि कोलेटरल डैमेज हो। अगर कोलेटरल डैमेज और लड़ाई लंबी होती है तो वो डिसएडवांटेज टू इजराइल है, क्योंकि जो सिंपैथी है वो चली जाएगी इसमें। एक गौरव इंपॉर्टेंट चीज जो लेबनान के बारे में आप कह रहे थे, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो इस लड़ाई में शुरू में ही आएगा। आप देखना कि ये सोचना कि लेबनान में हिजबुल्लाह नहीं आएगा, ये मुझे लगता है। आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह भी और इंपॉर्टेंट चीज है ईरान का, मुझे लगता नहीं कि ईरान इमीडिएटली इस लड़ाई में आएगा। लेकिन ईरान जो पोस्चरिंग कर रहा है उसका क्या मतलब है, वो भी एक सवाल है। कर रहा है, मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, फिर जाता हूँ आप लोगों के पास, आप तमाम एक्सपर्ट्स के पास। देखिए एक तस्वीर आपको गाजा पट्टी की दिखाते हैं, जहां आईडीएफ ने हमास के ठिकाने पर अटैक किया है। इजराइल का बदला देखिए, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा है। 48 घंटे में अब बहुत कम वक्त बचा है, जो अगले इस पूरी वॉर का जो अगला हाल क्या होगा उसको तय करेगा। ये इजराइल का बदला इस बीच देखिए, इजराइल ने कैसे हमास के ठिकानों पर अटैक किया, ये उसकी तस्वीरें हैं। आसमान में कैसे धुआं दिख रहा है। एक और तस्वीर इसी की, हमास के अलावा इजरायली फोर्स को लेबनान बॉर्डर पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तस्वीर लेबनान बॉर्डर की है, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोला है। ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर इजराइल के बदले की, हमास से इजराइल के बदले की तस्वीर गाजा पट्टी की है, जहां तेजी से इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंकों का जमावड़ा हो रहा है और बहुत ज्यादा वहां पर इजराइल की सेना जमा होती जा रही है। जॉर्डन दौरे पर भी जाएंगे बाइडेन, और उनके दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देखिए यहां पर आपको बाइडेन दिख रहे हैं, ये इजराइल जा रहे हैं, ये जॉर्डन भी जाएंगे, और बाइडेन के जॉर्डन दौरे से जुड़ी बड़ी खबर जल्दी से आपके लिए लेकर आते हैं। जॉर्डन में गाजा वॉर पर 4 देशों का सम्मेलन होगा। ये 4 देश कौन से हैं? जॉर्डन तो है ही, अमेरिका तो है ही, लेकिन इसमें मिस्र और फिलिस्तीन भी शामिल होंगे, और गाजा युद्ध के खतरनाक अंजाम पर बात होगी बाइडेन के इस जॉर्डन दौरे पर। तो क्या जॉर्डन में इस वॉर का सलूशन निकल जाएगा? क्या जॉर्डन में कुछ हो सकता है? क्या जॉर्डन में बाइडेन जब होंगे तो क्या कुछ सलूशन निकलेगा? ये क्या बाइडेन यहां पर कोई डील क्रैक कर पाएंगे जहां हमास के बंधकों को छुड़ाया जा सके हमास से, और इजराइल का हमला रोका जा सके? देखिए गाजा की जंग में हमास के खिलाफ और इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं, तो आज अचानक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल ई कुरिला इजराइल पहुंच गए और इजरायली सेना की जरूरतों का उन्होंने जायजा लिया। एंटनी ब्लिंकन 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचने के बाद से लगातार ताबड़तोड़ मध्य पूर्व के दौरे कर रहे हैं, अरब कंट्रीज जा रहे हैं। तो 13 अक्टूबर को ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इजराइल पहुंचे थे। इतने सारे अमेरिका के नेता, टॉप लीडरशिप, मिलिट्री ऑफिसर्स वहां क्यों जा रहे हैं, ये सवाल है। इजराइल में अमेरिकी हथियार, आप देखिए इजराइल में कैसे अमेरिका के हथियार पहुंच रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड स्ट्राइक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पहुंचा, यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंचा, यूएस मरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स वहां पहुंच चुकी है इवैक्यूएशन जहाज के साथ, स्पेशल खुफिया सेल वहां पर है, गोला बारूद, इंटरसेप्टर, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये सब वहां पर है। हमारे साथ अमेरिका के एक्सपर्ट अम्बेसडर वोरा हैं। अम्बेसडर वोरा, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका की तो पूरी सरकार इजराइल में पड़ी हुई है, और फिर आप कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं इसमें। अमेरिका का क्या नहीं है? अमेरिका का रोल नहीं है इस वॉर में। शायद वहां पे जो बाइडेन साहब कैबिनेट मीटिंग करना चाहते हैं, सभी को बुला रहे हैं वहां पर। अमेरिका सर, आपको पता है जब पिवट टू एशिया किया था तो वो मिडिल ईस्ट से बाहर निकल गया था। अब अमेरिका पूरी तरह से वहां वापस आ गया है। ईरान की अभी बात चली है, वो हमला क्यों करेगा, क्या मिलेगा उसको?
आप ये जानते हैं कि इस्लामिक समुदाय में ईरान अकेला पड़ गया है। सिर्फ 2 देश हैं बहुत शक्तिशाली इस्लामिक देश जो उसका समर्थन करते हैं। एक का नाम रूस है, दूसरा नाम चीन है। ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज है ना, तो ईरान का बहुत सपोर्ट नहीं, मैं अभी बाइडेन पर स्टिक रहना चाहता हूं सर। बाइडेन का दौरा कुछ तो लेकर आएगा, उनके दौरे का आउटकम 100%। इजराइल ने पैसे मांगे हैं, वो उसको मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे। हथियार चाहिए थे, वो मिलेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट जब उन्होंने कहा है जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल है, वो सामने आके आपके सामने खड़े होके आपकी धरती पे ये कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं गाजा पे कब्जा मत करिए क्योंकि वो पैलेस्टाइन स्टेट का न्यूक्लियस बनेगा, 2 स्टेट पॉसिबिलिटी, और फिर शायद सिचुएशन इंप्रूव करेगी। ठीक है, मैं एक खबर दिखाना चाहता हूं। देखिए, जॉर्डन का जिक्र आया है। जॉर्डन जो बहुत ज्यादा यहां पर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है, वो उसने कैसे फिलिस्तीन के शरणार्थियों को, गाजा के शरणार्थियों को लेने से मना कर दिया। आप ये खबर देखिए, फिर जाते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। गाजा के शरणार्थियों के लिए एक बड़ा झटका जॉर्डन और मिस्र की तरफ से। जॉर्डन और मिस्र ने गाजा के विस्थापितों को शरण देने से इनकार कर दिया है। गाजा के लोगों को शरण नहीं देंगे, ये जॉर्डन के किंग का बयान आया है। मिस्र ने पहले ही मना कर दिया है कि वो इन लोगों को शरण नहीं देंगे। इनफैक्ट इजिप्ट का जो बॉर्डर है राफा में, जो गाजा में राफा है, वहां का जो बॉर्डर है वो तक नहीं खोल रहे हैं, और वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भी जुट रही है। एक तस्वीर और जल्दी से आप देखिए। एक तस्वीर लेबनान इजराइल बॉर्डर से आ रही है, और ये बॉर्डर पर तस्वीर बताती है कि हिजबुल्लाह या बहुत ज्यादा एक्टिव है, या ये बहुत ज्यादा एक्टिव है इस वक्त वहां पर वो बॉर्डर भी, और वहां पर उसको एंगेज करने की, इजराइल को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर वहां जबरदस्त गोलाबारी हो रही है, हिजबुल्लाह के जली फोर्स पर फायरिंग की गई है, और आईडीएफ ने, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स ने, वो जवाब दिया उसको। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। मैं एक तस्वीर आपको राफा बॉर्डर की दिखाना चाहता हूं। राफा बॉर्डर पर कैसे इजिप्ट ने अपना बॉर्डर नहीं खोला। ये देखिए, ये फिलिस्तीनियों का पलायन। यहां पर आप ये तस्वीर देखिए, कैसे फिलिस्तीन राफा बॉर्डर पर जमा है, लेकिन वहां पर इजिप्ट अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है। जॉर्डन ने अपने यहाँ शरण देने से मना कर दिया है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए। ये यहां पर फिलिस्तीन से कितने सारे लोग इस बॉर्डर पर खड़े हैं कि उनको मिस्र में शरण मिल जाए, लेकिन मिस्र उनको शरण नहीं दे रहा है। एक ये तस्वीर देखिए, ये देखिए महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपना घर बार सब छोड़कर आए हैं, जिनको एक सिक्योर प्लेस चाहिए, जिनको एक सुरक्षित जगह चाहिए जहां पर वो जा सकें, उनको नहीं मिल रही है वो जगह, क्योंकि ये अरब देश, ये उनके पड़ोसी देश जो उनकी बातें उठाने की बात कर रहे हैं, वही उनको शरण नहीं दे रहे। ये देखिए कितनी भीड़ जमा है। ये पलायन का ये तस्वीर आपको बताती है कि कैसे ये दोहरा रवैया है इन देशों का। मेरे साथ प्रोफेसर दाऊदी, आप बताइए, ये जॉर्डन हो गए, ये मिस्र हो गए, ये लोग तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं ना, फिर ये इन लोगों को शरण क्यों नहीं दे रहे? गौरव भाई, मैं 2 बातें बताना चाहूंगा इस पे। फिलिस्तीन का जहां तक सवाल है, तो सारी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के अपने घर में कैसे दूसरों को बसाया गया और किस तरीके से आज उसको अपने ही घर से निकालने की कोशिश है। तो जो लोग होंगे पड़ोसी, अगर वो अच्छे पड़ोसी होंगे तो उनका पहला हक बनेगा कि उनको अपने घर दिलाने की कोशिश हो। आप बताएं कि किसी के घर में कोई घुस के उसको निकाल दे और उसके बाद बोले कि आप पड़ोस में चले जाओ, एक बात। दूसरी बात यह है कि इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अगर मेरे पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो मैं कहूंगा कि आग बुझाओ, या पड़ोसी को पहले शरण दूंगा कि भैया तुम तो बच जाओ। नहीं, आग लगना एक नेचुरल आग अलग सी बात होती है। यहाँ पे सालों से आग लगाई गई है और उनके अपने घर में बस के उनको निकाला गया है। फलस्तीनियों के बारे में भी सोचना बहुत बड़ी बात है, मैं ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम दे रहे आप सिविलियंस पे अटैक करके, और आप कह रहे हैं क्या कि आप कहीं भी चले जाओ, 2 मिलियन के आसपास भी अगर आप बात करें तो 2 मिलियन लोगों का अगर आप कहीं भेजना चाहते हैं या शरणार्थी कहीं जाएंगे, तो क्या इतना वक्त मिलेगा 24 घंटे में कि आप कहीं चले जाएं? आसिफ भाई, एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि अगर मैं किसी का समर्थक हूं, किसी का हितैषी हूं, तो किसी भी तरह से उसकी मदद करूंगा, और मदद करने से पहले सबसे पहले उसकी जान बचाऊंगा। मुद्दा इजराइल नहीं है, मुद्दा ये देश हैं जो लगातार बात कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में, और वही लोग फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपने बॉर्डर तक नहीं खोल रहे। अरे आप बॉर्डर पर कैंप बना दीजिए, शरणार्थी कैंप बना दीजिए। पूरे यूरोप में माइग्रेंट्स को शरण दी गई है, फिलिस्तीन को इजिप्ट शरण क्यों नहीं दे सकता? नहीं, शरण देने की तो बात देखें, इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो देना चाहिए। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। 11 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, आपको ये इमरजेंसी नहीं लगती?
वही तो कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में बिल्कुल शरण देना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन को बताया कि किसी को कोई अगर सही सच्चा दोस्त होगा तो उसकी पहली कोशिश होगी कि ऐसे में आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पावर से किसी भी तरीके से वो दबाव डाले कि सिविलियंस पर अटैक नहीं हो, उनको अपने घर से ना निकाला जाए और सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि वो उनका अपना घर है। और अगर कोई आपको घर से निकाल, आग लगने की मिसाल जो आपने दी वो अलग है, नेचुरल तरीके से आग लगना एक अलग है। कोई आपके पूरे जमीन को पूरी तरीके से खा जाना चाहता है, आपको आपके घर से निकाल देना चाहता है। जब आपके साथ ऐसा होता है, पड़ोसी अगर के घर में रखता है तो ये मान लीजिए कि आपको अपने जमीन से हटाने में आपकी मदद कर रहा है। सही सच्चा दोस्त वो है जो उसको जमीन पर रहने के लिए सही तरीके निकाले। और फिलिस्तीन में जो उसकी मदद के लिए आप भेज देते किसी को वहां पर उनकी मदद के लिए जो उनकी तरफ से लड़ता, या भेज रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल को, हिजबुल्लाह को कड़ी चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल ने इजराइल के मेरवाका टैंक को ध्वस्त कर दिया। ये देखिए तस्वीर। एक और बड़ी खबर, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी। हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्स पर फायरिंग की है। जबरदस्त फायरिंग लेबनान इजराइल सीमा पर। हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्स पर की फायरिंग, आईडीएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और उसको आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब आपको बताते हैं कि गाजा युद्ध में खाड़ी देश जो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करने वाले हैं। आइए आपको दिखाता हूं। मैं जरा बिग बॉल पर दीजिए मुझे पीसीआर वो ग्राफिक्स। देखिए, ओमान की राजधानी मस्कट में एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में गाजा पट्टी के हालात पर चर्चा होगी। ओमान के सुल्तान की अपील पर यह बैठक की जा रही है। तो एक बैठक जॉर्डन में, एक बैठक ओमान में, एक बैठक यहाँ आप इजिप्ट में लगातार बैठकों का दौर हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, जो सबसे बड़ी मीटिंग है वो तो चाइना में चल रही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ये युद्ध जितना आप लड़ा जा रहा है जमीन पर, उतना ही अब ये डिप्लोमेटिक गलियारों में लड़ा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे अगर मैं शुरू करूँ, पहला जो मीटिंग जिसकी बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की सबसे 3 महत्वपूर्ण पॉलिसी है वहाँ पे। पहला तो इजराइल को सपोर्ट करना, दूसरा ईरान को वहाँ पे अलग थलग करना। आप देख रहे हैं कि उसकी जो मीटिंग हो रही है, सऊदी अरब जा रहे हैं वहाँ पे, जॉर्डन के साथ और इजिप्ट के साथ जो मीटिंग, तो उसकी कोशिश है कि खासकर ये सारे देश जो वहाँ पे सुन्नी देश हैं उनको इसमें ईरान का समर्थन नहीं करने, तो ये रोकने की कोशिश जो हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरब देशों का वहाँ पे दबाव है बाइडन पे कि उनको लगता है कि अब गाजा पे इजराइल फिर से कब्जा कर लेगा, तो ये अरब को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा। तो इस ढंग का मैसेज। लेकिन दूसरी बात, जो आप रूस और चीन की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रूस और चीन का जो है अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है उसमें गाजा की बात होती है, तो आप ये मान के चलें कि वो इजराइल के अगेंस्ट में होगा। ये अलग बात है कि अभी रूस की ऐसी स्थिति नहीं है कि रूस वहाँ पे ज़्यादा कुछ कर पाएगा, लेकिन रूस पूरी तरह से ईरान के साथ रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और इस बीच अगर हमारे दर्शकों को लग रहा हो कि एक्शन थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा, क्योंकि वहां पर अब यूएस मरीन रैपिड एक्शन फोर्स पहुंचने वाली है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर मैं जाता हूं जनरल सिवाज के पास। गाजा की तबाही की ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है। इजरायली स्ट्राइक के बाद धुएं का उठा ये गुबार और मची हड़कंप वहां की तबाही बताने के लिए काफी है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये लगातार इस एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, लगातार वो गाजा पर बम बरसा रहा है। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें गाजा की तबाही की आप देखिए। और ये जो है ये सेंट्रल गाजा की तस्वीर है। सेंट्रल गाजा में जो वहां पर एक रेफ्यूजी कैंप है उस पर अटैक किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में इजरायली स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही हुई है। भीषण तबाही हुई, चारों ओर खंडहर में तब्दील घर और मलबा ही दिख रहा है। ये गाजा की तस्वीरें जो आजकल पिछले 10 दिनों से दिखाई दे रही है, ये उसकी एक और तस्वीर। इसी बीच गाजा के राफा बॉर्डर की ये तबाही जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इजरायली स्ट्राइक के बाद हुई है। ये देखिए, चारों ओर मलबा, गाजा की तबाही, क्षतिग्रस्त घर, मकान और उस मलबे के ऊपर लोगों का जमावड़ा जो अपनों को ढूंढते हुए, अपना सामान ढूंढते हुए, इस उम्मीद में कि कोई शायद वहां पर जिंदा बचा हो। लेकिन जनरल, ये वीडियो हम आपको फुल दिखाते हैं। ये वीडियो फुल दिखाइए पीसीआर, और दिखाइए हमारे दर्शकों को कि ये तस्वीर हम आपको पूरी दिखाएंगे। ये देखिए, जो लोग मारे जा रहे हैं उनके गम में कैसे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इस वक्त दुखी हैं, रोते हुए अपनों के लाशों को दफनाते हुए, शवों को वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते हुए। ये तस्वीरें ये आपको बताएंगी कि गाजा में क्या है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाते हुए एक प्रैक्टिकल जो बात है जनरल सिवाज, वो ये कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मदद भी की है। और अमेरिका ने अभी ताज़ा जो यूएस मरीन जो रैपिड एक्शन फोर्स भेजी है,
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी स्पेशलिटी क्या है और वो यहाँ पर बंधकों को छुड़ाने में उसका रोल है, या क्या रोल वहाँ यहाँ पर आपको दिखता है उसका? हाँ देखो, मुझे लगता है गौरव, जहाँ तक बंदियों को छुड़ाने की बात आती है तो इजराइल की जो स्पेशल फोर्सेज है वो काबिल तो क्षमता है, मगर ये भी सच्चाई है कि हमास ने जो अपने होस्टेजेस को एक जगह नहीं रखा, काफ़ी जगह रखा, हिडन प्लेस पे है, और वो पहले जो गाजा स्ट्रिप के अंदर वो इंटरनल डिफेंस में, तो इतना आसानी से उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए डर है कि उनकी कैजुअलिटी होगी तो उसका सेटबैक होगा। मुझे लगता है कि जो मरीन कमांडोज आए हैं अमेरिका के, वो एक डेटरेंस है स्पेशली ईरान के लिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप कि ईरान अगर कोशिश करेगा इस लड़ाई में आने की तो अमेरिका जो है फिर उसके ऊपर पलटवार कर सकता है। जहां तक बात आती है कि क्या इसके ऊपर ग्राउंड अटैक होगा, क्योंकि जो बाइडेन आ रहे हैं, कुछ बात हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात हो, अगर आपने हमास को खत्म करना है तो आपको गाजा की पट्टी पे जाना ही पड़ेगा, हमला करके उनको नस्तबूर करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि गाजा की पट्टी को आप ऑक्यूपाई करते हो या उसको छोड़ के वापिस आ जाते हो, वो उसमें बातचीत हो सकती है। मगर यह सच्चाई है कि इजराइल ने देखा है रशिया यूक्रेन लड़ाई को, वो नहीं चाहता कि फेलियर हो, तो वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। जज से पहले वो जाए गाजा स्ट्रिप में कि जो प्रिलिमिनरी तैयारी की जाती लड़ाई से पहले, उनको सबको कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई को अंदर 48 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जब तक ये ना हो। किसी भी युद्ध का जो सबसे स्याह पहलू है वो है मानव त्रासदी, और वो मानव त्रासदी कैसे इस युद्ध में भी दिख रही है, मैं वो तस्वीरें भी जरूर दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को। तस्वीर दिखाइए पीसीआर। गाजा युद्ध में मानव त्रासदी की ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जहां बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हुए लोग दिखे, भागते हुए दिखे। ये देखिए कैसे इजराइल के एयर स्ट्राइक में घायल हुए बच्चों को लेकर आया जा रहा है अस्पताल, और कैसे उनको भर्ती कराया जा रहा है। यह है वो त्रासदी जो किसी भी युद्ध में, आप यूक्रेन में देख लीजिए, आप इससे पहले जो आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ वहां देख लीजिए, आप अभी जो गाजा में वॉर हो रही है वो देख लीजिए, ये दिखेगी आपको। उधर खान यूनिस में युद्ध में मारे गए लोगों के लिए दुआ मांगी जा रही है। इतने शव एक साथ इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं ये। आप देखिए कैसे लोग यहां पर खड़े होकर, जो लोग इस पूरी एयर स्ट्राइक में या इस युद्ध में मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुआएं करते हुए। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गाजा युद्ध में दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। इन सब के बीच लोगों को इंतजार है कि अब उनको शांति मिले। ये देखिए कैसे शवों को गाड़ियों में भरकर लेकर जाया जा रहा है और सामूहिक कब्रों में वहां दफनाया जा रहा है। ये गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको वो भी दिखाते हैं कि ये तस्वीर आई कैसे, कैसे लगातार विध्वंसक हमले हो रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। गाजा पर इजराइल का विध्वंसक हमला दिखाइए पीसीआर, अगर वो आपके पास ब्रेकिंग रेडी हो। गाजा के खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये तस्वीर देखिए, इंसानों की त्रासदी की तस्वीर जो किसी भी युद्ध में आपको देखने को मिलेगी, और काफी नंबर बढ़ता जा रहा है गाजा से। ये एक और तस्वीर आई है, देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स में लोग काफी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग घायल हुए हैं, काफी लोग वहां पर जिनकी मौत हो गई है। ये तस्वीरें गाजा में आजकल आम हो चली हैं। प्रोफेसर दाऊदी, आप क्या ये माने कि एक तरफ अगर ब्लिंकन 72 घंटों में 7-8 देश घूम आए, ये माने कि वहां पर अब बाइडेन पहुंच रहे हैं, तो किसी सुलह की, किसी शांति की उम्मीद दिखती है? अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्टेक देखें तो बिल्कुल दिखती है और होना चाहिए। और यही तो मैं कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो साथ साथ अपना काम करती हैं और कर रही हैं। कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें और इसमें आग लगे, उसमें घी डालने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कंट्रीज भी हैं जो इंसानियत का, या अभी देख रहे हैं यूक्रेन रशिया के वॉर, अगर इसी तरीके से होती है तो कितना नुकसान होगा। आप अभी देख रहे हैं कि कैसे, ठीक है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर अम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगा। अम्बेसडर वोरा, आपका क्या मानना है? मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका ने एक अब्राहम अकॉर्ड करवाया, जिस तरह से सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते वो लगातार नॉर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, क्या अमेरिका के लिए ये वॉर एक सेटबैक है, या जैसा कहा जाता है कि अमेरिका के लिए हर वॉर एक अपॉर्चुनिटी है? सेटबैक तो इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो रीजंस, बेसिक रीजन। आपको रोकूंगा सर। देखिए, बाइडेन के दौरे की हम बात कर रहे हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे पर हमास का बयान आ गया है।
इजराइल के झांसे में आ गए हैं बाइडेन। ये कहा है हमास ने, फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अमेरिका का रुख आक्रामक। ये कहा है हमास ने, इजराइल को वित्तीय मदद बाइडेन की यात्रा का मकसद है। यानी हमास कह रहा है कि बाइडेन आएंगे और इजराइल को पैसे देकर जाएंगे और उन पैसों से हमास के खिलाफ हमले में इस्तेमाल उन पैसों को किया जाएगा। ये हमास कहता हुआ, हमास कह रहा है कि अमेरिका फिलिस्तीनियों के खिलाफ है। अब इसी पर रिएक्शन में आपको लेना चाहता हूं अम्बेसडर वोरा। ये आपका जो प्रश्न था कि असर इसका क्या पड़ेगा, सर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में पूरी उथल पुथल हो रहा है। अभी I2U2 बना है, इजराइल, इंडिया का, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE का, कोई असर नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ संबंध है वो और मजबूत होगा, क्योंकि सऊदी इसमें फंसना नहीं चाहता है। पैलेस्टाइन धार्मिक व्यू पॉइंट को अलग कर दीजिए, सऊदी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच में भी जानते हैं, चीन ने कोशिश की थी कि उनके संबंध सही हो जाएं, वो ठीक नहीं हुए। सऊदी फंसा हुआ है येमेन में, कहीं और नहीं फंसना चाहता सर, और कोई नहीं फंसना चाहता वहां पर, इसीलिए इसका कोई असर नहीं होगा। अब जो बाइडेन साहब वहां गए हैं, मैं इतना कह सकता हूं, उनके लिए, अमेरिका के लिए, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री है, उन्होंने ऑलरेडी, इजराइल ने कहा $10 बिलियन हमें चाहिए एटसेट्रा, ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। प्रोफेसर राजन कुमार 30 सेकंड, आपको क्या लगता है ये वॉर अभी एस्केलेट होगी या बाइडेन और ये तमाम जो शक्तियां मिल रही हैं उधर पुतिन और जिनपिंग ये कोशिश करेंगे और इस वॉर को अब नीचे लेकर आएंगे? देखिए, जहाँ तक रीजनल पास की बात है तो ज़्यादातर रीजनल पास, जैसा कि एम्बेसडर वोरा बता रहे थे, वहाँ पे अभी युद्ध नहीं चाहते हैं। हाँ। खासकर सऊदी अरब नहीं चाहता है, इजिप्ट नहीं चाहता है, जॉर्डन नहीं चाहता है, टर्की भी नहीं जाना चाहता है। एक ही कंट्री है जो कि इसमें फ्यूचर में शामिल हो सकता है, जो कि अभी होना नहीं चाहता है, लेकिन वो है ईरान। अगर हिजबुल्लाह ने वहाँ पे, ठीक है, तो आपकी बातों का मतलब कि यहाँ पर केवल एक कंट्री है जो चाहता है कि ये वॉर आगे बढ़े और ये वॉर चाहता है कि अमेरिका को इसके जरिए जवाब दिया जाए, और वो सब है जिसका नाम आप ले रहे हैं।